नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर न सिर्फ अधिकारियों को पाबंद किया जा रहा है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इस बात की तस्दीक पिछले कुछ दिनों से जारी सीएम के दौरों में साफ तौर पर नजर आती है। बीते शाम भी सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इस निर्देश में साफ तौर पर इस तरफ इशारा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं घूमेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन जरूर होगा। आज भी तमाम जो निगम अधिकारी हैं और भी जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग है। सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी, 5 कालिदास मार्ग। सीएम आवास में मीटिंग कोरोना से संबंधित हालातों पर जायजा लेने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके के हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी अलर्ट भी हैं, चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं। अब से कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी समीक्षा करेंगे। योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आ गए। नोएडा के सेक्टर 65 के पास आपको बता दें कि बहलोलपुर गांव में लगी भीषण आग में 2 मासूम बच्चों की जलकर मौत हुई है। आग इतनी भयानक थी कि 600 से ज्यादा झुग्गियां और 700 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर खाक हो गए। इस भीषण आग में 3000 लोग बेघर हुए हैं, तो वहीं लाखों का नुकसान भी हुआ है। आग की सूचना पर दमकल की 17 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीबन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया गया है। तो वहीं सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा भी की है। तो टीवी स्क्रीन पर आग का गुबार देखिए। यह आग का गुबार इस बात की तस्दीक साफ तौर पर करेगा कि आग कितनी भयावह थी और कितनी जिंदगियां इसमें तबाह हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, सीएम योगी ने संवेदना भी प्रकट करी है, आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में आग की, हालांकि ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, ज्यादा फैल चुकी थी कि वहां पर 300 से ज्यादा झोपड़ी वहां पर बनी थी। सबको आग अपने हफ्ते और वहां पर आग वो झोपड़ी राख में बदल गई। सबसे बड़ी बात पूछा है, जो सगी बहनें थी, एक 2 साल की, एक 6 साल की, जो बच्ची थी, उसकी मौत हो गई, वो जिंदा है। ऐसे में हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त 4 लाख की भले ही घोषणा की गई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो भयावह जो रूप था वहां पर आग का, जो विकराल रूप था, जिसको लेकर वहां पर 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। और लगातार जिस तरीके से आग अपना इस गर्मी के दिनों में प्रकोप हमेशा रहता है, खासकर सरकार इंतजाम भले ही करती, दमकल विभाग भले ही जागरूकता फैलाती, भले ही मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक दमकल विभाग वहां पर पहुंचा कई गाड़ियों के साथ, तब तक वहां पर 2 बच्चियों की मौत हो चुकी थी। आग इतनी ज्यादा थी कि काबू में नहीं आ पा रही थी। कई मशक्कत के साथ दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब ऐसे हालात में पूजा कहीं न कहीं दमकल विभाग के साथ साथ लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपना रहन सहन करते हैं, भले झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, भले ही वो गरीब हैं, लेकिन कहीं न कहीं आग से सुरक्षा,
आग से सावधानी, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बताया गया कि वहां पर सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। अब किस झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर वहां पर खाना बन रहा होगा, वहां पर कितने के सिलेंडर से जो सावधानियां बरती जाती वो थी या नहीं थी, तमाम ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये नजारा देखने को मिला, एक बहुत बड़ी घटना वहां पर हुई, तो ऐसे में लोगों को भी सीख लेना चाहिए, चाहे झुग्गी झोपड़ी के हों या ऑफिस के लोग हों, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इस मामले के बाद सीख लेना चाहिए। पूजा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद भयावह जितनी ये तस्वीरें उतनी ही ज्यादा संदेश भी इन तस्वीरों के पीछे छुपा हुआ है कि घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं, लेकिन हम बचाव कर सकते हैं। अगर जितना बचाव आप कर पाएं, एहतियात बरत पाएं, वही किसी घटना से बचाव का प्रतीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन और बचाव के तमाम जतन के बीच भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। बीते 4 दिनों से संक्रमितों की नई संख्या का रिकॉर्ड अपने आप ही टूटता जा रहा है और रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस से 15,353 केस सामने आए। ये उत्तर प्रदेश का एक दिन में आए संक्रमितों के केसेस का रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते इन आंकड़ों को देखकर यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। वहीं बात मिर्जापुर की करें तो मिर्जापुर के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले के अंदर रात 9 से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नवरात्र मेले के दौरान कोई भी दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी के जो दर्शन है वो रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दवाएं, फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस, ये तमाम चीजें परिवहन और आपूर्ति निर्बाध तरीके से चलती रहेंगी। यह हम सभी जानते हैं कि सूबे के अंदर किस तरीके से कोरोना के हालात हैं और मामलों में तेजी से इजाफा भी हो रहा है और सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की कोशिशें भी कर रही है। तो वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि रायबरेली के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आम मरीजों के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को रख दिया गया, जहां पर मरीजों को बुखार और गले में खराश होने पर उनका कोरोना जांच कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट से हुआ। इससे पहले क्या वैक्सीनेशन कराई गई थी क्या? ना, वैक्सीनेशन कोविशील्ड लगा था। वैक्सीनेशन 4 दिन पहले टीका लगा था। आज क्या हुआ? फीवर आ गया इनको, सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए लाए। वैक्सीनेशन के बाद फीवर आया? यस। आज आए आपका यहाँ पर तो कोई टेस्ट हुआ है क्या आपका? हाँ, एंटीजन टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव आया। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकारें लगातार सख्त कदम इख्तियार कर रही हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इस दौरान पहले से तय परीक्षाएं चलती रहेंगी और ऑफिस में स्टाफ जरूरी काम के लिए ही बुलाया जा सकता है। तो 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। तारीख सुनिश्चित हुई है 30 अप्रैल, स्कूल कॉलेज बंद। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम मैन पावर में काम करना होगा, एहतियात बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश संजय यादव होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद 14 अप्रैल को संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर का कार्यकाल 13 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ते कहर के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अप्रैल यानी कि आज से फिर से वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू हो रही है। वर्चुअल सुनवाई के दौरान इंटरनेट स्पीड सही रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि स्पीड के कारण सुनवाई प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न हो। मुकदमों का दाखिला मैनुअली और ई मोड दोनों तरीके से होने वाला है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? हाईकोर्ट के जो जज हैं वो चेंज हो रहे हैं, साथ में एक अहम जानकारी ये भी कि कोरोना के मद्देनजर एक बार फिर से वर्चुअली सुनवाई स्टार्ट होगी। देखिए पूजा, प्रयागराज अगर प्रदेश की बात करें तो कोविड-19 का संक्रमण लखनऊ के बाद प्रयागराज दूसरे नंबर पर है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसके जद में आ गया। कई वकील और सीनियर जज भी इसके जद में आने की वजह से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अप्रैल से मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शुरुआत में मुकदमों की सुनने के लिए 25 अदालतें बैठेंगी। आवश्यकता अनुसार विचाराधीन मुकदमों की संख्या को देखते हुए अदालतों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। पहले से दाखिल मुकदमे अदालतों में सुनवाई के लिए पेश होंगे। अधिवक्ता वादिकारी व अधिवक्ता लिपिकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पूजा, इसके अलावा अगर बात करें तो मुकदमों का दाखिला शारीरिक रूप से ई मोड़ दोनों तरीके से किया जाएगा। दाखिला परिसर से बाहर स्थित काउंटर पर शाम को 4 बजे तक हो सकेगा। परिसर के बाहर कार्यालय के काउंटरों पर एक बात और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना को देखते हुए ये एहतियात बढ़ता जा रहा है, जानकारी यही सामने आ रही है, लेकिन जो ये मैनुअली दाखिले की बात हो रही है कि मुकदमे मैनुअली भी दाखिल हो सकते हैं, क्या इसके लिए किसी तरह के एहतियात का जिक्र नजर आया है? कोई गाइडलाइंस है अभी तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा या फिर इस तरीके से क्या एक प्रक्रिया फॉलो होगी? ये तमाम दर्शक समझना चाहिए। जिस तरह से हाई कोर्ट को भी कोरोना के संक्रमण ने जद में लिया है, उसको लेते हुए ये फैसला किया गया है और ये पूरे कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार सारी चीजें होंगी। वर्चुअल सुनवाई के दौरान इंटरनेट स्पीड भी सही रखने का आदेश बीएसएनएल को दिए गए हैं। इसके लिए कई जो एहतियात हैं, हाईकोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए 2 अप्रैल 21 को गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कोविड-19 की कमेटी की बैठक में विचार कर सुधार किए गए थे। इसकी जानकारी निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने स्वयं दी थी। यानी कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुख्तार पर शिकंजा लगातार कस रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल लाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स अब बाहुबली विधायक के संबंधियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इसी क्रम में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने स्थानीय कोतवाली अंतर्गत नगर के निवासी एक व्यक्ति के यहां छापेमार कार्रवाई करी है और करीबियों से पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें कि मुख्तार के करीबी रहे जियाउल्लाह के कारोबार और अन्य तरह के गतिविधियों को खंगालने के लिए एसटीएफ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। लगातार चल रही प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी को अब आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा है। अभी 2 दिन पहले ही गले में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन अब आंखों में भी अंधेरा हो गया है। हालांकि डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तार की जांच करने के बाद बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चश्मा बदला जाना है। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल से लाकर मुख्तार अंसारी को बुधवार को बांदा मंडल कारागार में रखा गया है। जिस दिन से उन्हें यहां लाया गया, कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत को लेकर ऑन कॉल मेडिकल फैकल्टी बुलाई जाती रही है। मुख्तार को अब फिलहाल धुंधला दिखाई देने लगा है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है। धुंधला सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है मुख्तार को क्योंकि उसके चश्मे का नंबर बदल गया है। सुशील हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं मऊ से। सुशील, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, मऊ में भी उसके करीबियों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जी जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से जो मुख्तार के सहयोगी हैं या मुख्तार के गैंग के लोग हैं, उन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। जैसे कि कुछ रंगदारी गैंग थे, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर जो जमीन कब्जा किए थे, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जी, जमीन कब्जा जिन्होंने कर रखा था और रंगदारी का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं सुशील, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या और लोग भी पाइपलाइन में हैं? क्या लिस्ट पूरी तैयार की गई है क्या, या फिर इसको सिर्फ इनिशियल कार्रवाई माना जाए? बिल्कुल, प्रशासन जो है चिन्हित कर रहा है। अभी भी प्रशासन लोगों को खंगाल रहा है कि क्या क्या अभी आगे मिल सकते हैं उनके जल्दी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आंखों से अब धुंधला दिखने लगा है और दूसरी तरफ मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा भी कसने लगा है। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर नगर निगम ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम तेजी से करने के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी की बात कही है। नगर निगम द्वारा आप बता दें कि 110 अतिरिक्त हैंड हेल्ड मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है और 200 हैंड हेल्ड मशीनों के अगले 3 दिनों के अंदर खरीदी भी हो जाएगी। इसके अलावा 3 जेटिंग मशीनें और 6 फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां सैनिटाइजेशन के लिए हासिल की गई हैं। जिले में चारबाग स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन, कैसरबाग बस स्टेशन सहित तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग से हो, इसके लिए तमाम संसाधन निगम की ओर से जुटाए जा रहे हैं। 20 हैंडहेल्ड डिवाइसेज भी हैं, लेकिन लगातार केसेस के बढ़ते ये संसाधन सीमित पड़ रहे हैं, इसलिए और भी संसाधनों को जो प्रक्रिया किया जा रहा है। लगभग 200 मशीनें जो है 2 दिनों में हैंडहेल्ड मशीनें जो है खरीद ली जाएंगी। इसके अलावा 50 मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है किराए पे लिए जा रहे हैं। जलकल विभाग से भी 3 मशीनें ली गई, फायर ब्रिगेड से भी जो 6 मशीनें ली गई। इस प्रकार से एक सभी जो संसाधन है वहाँ से रिसोर्सेज को पूल करके बड़ी मात्रा में सैनिटाइजेशन के रिसोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि सभी जो हमारे कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं, जो जोन्स हैं, उसमें सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। तो आपको बता दें, भाजपा सांसद ब्रजलाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने पदोन्नति में आरक्षण के बिल का संसद में विरोध क्यों किया था, क्यों सपा ने अपने सांसद आजम खान को दलितों की जमीनों पर कब्जा करने से नहीं रोका। दरअसल ब्रजलाल सपा मुखिया द्वारा दलित वाहिनी बनाए जाने के बयान पर प्रक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की ही सरकार ने जनवरी 2015 में प्रदेश में करीबन 2 लाख दलितों को अपने पद से डिमोट कर दिया था। जो दरोगा था वो सिपाही बन गया था। वहीं लखीमपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको बहुत चक्का कर देगी। जी हां, पंचायत चुनावों को लेकर लखीमपुर खीरी में नामांकन पर्चा वापसी को लेकर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख के भाई संजय गुप्ता ने पिस्टल निकाल ली, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख का जो भाई था उसने पिस्टल निकाली। नामांकन पर्चा वापसी को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें भयावह हैं। लखीमपुर खीरी की पंचायत चुनावों का समय चल रहा है और ऐसे में कहीं पर आपको शराब की तस्वीर मिल जाएगी, कहीं पर मिठाई के डिब्बों की तस्वीरें मिल जाएगी, तो कहीं पर आपको पंचायत प्रत्याशी जो हैं वो पैसे बांटते नजर आ जाएंगे। लेकिन पर्चा वापसी, नामांकन वापसी को लेकर ये जो तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई हैं ये वाकई भयावह हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी वाराणसी की अगर बात करें तो प्रत्याशी जिन्होंने 20 साल से वो कार्यभार देख रहे थे, नामांकन दाखिल करने के 2 दिनों के बाद पप्पू यादव को गोली से भून दिया गया था। और लखीमपुर से ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं भयावह हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।